डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुकदमों और 2 महाभियोग और 2 बार जानलेवा हमले का सामना करने के बाद अमेरिका की सत्ता में आश्चर्यजनक वापसी की पटकथा लिखी। कड़कड़ाती ठंड के कारण 40 वर्षों में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल के अंदर आयोजित हुआ। जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन डे इवेंट में अरबपतियों, उद्योगपतियों, उनकी कैबिनेट के सदस्यों और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव भी कर दिए हैं। शपथ के बाद 30 मिनट के भाषण में ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। साथ ही अमेरिका में केवल महिला और पुरुष जेंडर को मान्यता देने का भी ऐलान किया, जो इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। ट्रंप ने कहा कि आज से अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी को बहाल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करूंगा। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान भी दिए थे। ट्रंप के रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ का कहना था कि सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। Policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. ट्रंप ने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी खत्म करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने हमारे देश में अवैध रूप से एंट्री करने वाले खतरनाक अपराधियों को शरण दी है और उनकी हिफाजत की। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी, दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4.78 करोड़ थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की। अमेरिका की दक्षिणी सीमा मैक्सिको से लगती है। अमेरिका को मैक्सिको बॉर्डर से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के घुसपैठ का सामना करना पड़ता है। आइए बताते हैं अमेरिका में अवैध प्रवासियों की स्थिति। मैक्सिको 1.07 करोड़, भारत से 28 लाख, चीन से 22 लाख, फिलीपींस से 20 लाख और अल सल्वाडोर से 14 लाख अप्रवासी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद से ही अमेरिका में अवैध प्रवासियों को घुसपैठिया बताते रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही अमेरिकी सीनेट ने अवैध अप्रवास को लेकर बिल पास किया। इस विधेयक को 64-35 से पारित किया गया। इस विधेयक को लेकिन रिले एक्ट नाम दिया गया है। 2007 से 2021 तक दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले अप्रवासियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में कहां ज्यादा रहती है अवैध प्रवासी आबादी? कैलिफोर्निया में 19 लाख कुल अवैध प्रवासी, फ्लोरिडा में 9 लाख, न्यूयॉर्क में 6 लाख, न्यू जर्सी में करीब 4.5 लाख और इलिनॉइस में करीब 4 लाख। Creo que habemos muchas personas que esperamos por mucho tiempo y creo que está mal que haya
como por ejemplo cancelado las citas que ya estaban programadas. Y yo sí entiendo que pues hayan cancelado la aplicación, ¿va? Pero pienso de que las citas no deberían haber sido, porque hay muchas personas que realmente sí lo necesitamos y que pues viajamos por motivos bastante difíciles, que casi todos creo que pasamos por muchas cosas así cuando venimos de nuestro país. Tengo 2 hermanos allá y pues quería estar allá, una por las cuestiones que pasamos, las inseguridades de nuestro país, y pues creo que es el único país que nos brinda como que más, ¿cómo se puede decir? Más seguridad, ¿cierto? Y pues también estar con la familia y darle un futuro mejor a mis hijos, que estudien, por ejemplo, porque en mi país es bien difícil el estudio, y pues más lo hago por mis hijos, que estén un futuro mejor. Ha sido complicado, iniciando desde la selva hasta ahora que estoy aquí, esperando para poder pasar, pero ahorita ando con un poco de nervios con lo que acabamos de ver, que cancelaron la cuestión de lo de la cita, porque ahora ट्रंप ने अमेरिकी मैक्सिको के दक्षिणी बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू की है। यहाँ से होने वाली सभी अवैध एंट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। ट्रंप सरकार अपराध करने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेजेगी। यूएस मैक्सिको बॉर्डर से आने वाले अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ट्रंप का कहना है कि यहाँ से अवैध प्रवासी और अपराधी अमेरिका में एंट्री करते हैं। ट्रंप इस बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात भी कह चुके हैं। I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की भी घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि इस नहर की वजह से हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इसे कभी गिफ्ट के तौर पर पनामा देश को नहीं दिया जाना चाहिए था। आज चीन पनामा नहर ऑपरेट कर रहा है। हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा देश को दिया। हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। इस नहर को अमेरिका ने 1999 में पनामा देश को गिफ्ट किया था, लेकिन इस पर अब चीन का कंट्रोल है और यहाँ अमेरिकी जहाजों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। The Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। यह देश उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले एक संकरे भूभाग पर स्थित है। पनामा अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए भी जाना जाता है। इसे लैटिन अमेरिका का दुबई भी कहा जाता है। पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई करीब 82 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है।
नहर को पनामा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। नहर का नाम पनामा देश के नाम पर रखा गया है। यह नहर पनामा देश में है। सबसे पहले 1880 के दशक में फ्रांस ने पनामा नहर बनाने का काम शुरू किया था। टीम को भौगोलिक व जलवायु चुनौतियों से जूझना पड़ा। मलेरिया और येलो फीवर बीमारियों के चलते हजारों श्रमिकों की जान चली गई। ऐसे में फ्रांस ने अपनी कोशिश को विराम दे दिया। इसके बाद 1904 में अमेरिका ने पनामा नहर के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। अमेरिकी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1914 में नहर बना दी। नहर को बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर, साइंटिस्ट और मजदूर लगे। उस वक्त इस नहर को बनाने में 38 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे। जब पनामा नहर बनकर तैयार हुई, उसके बाद कई सालों तक इस पर अमेरिका का कंट्रोल रहा। धीरे धीरे पनामा में इसका विरोध शुरू हुआ। तब साल 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते में इस बात पर सहमति बनी कि 1999 तक पनामा नहर का संचालन अमेरिका करेगा। इसके बाद संचालन की जिम्मेदारी पनामा को सौंप दी जाएगी। ऐसा हुआ भी। 31 दिसंबर 1999 को पनामा नहर का पूरा कंट्रोल पनामा के पास आ गया। मौजूदा समय में पनामा नहर का कंट्रोल पनामा सरकार के पास है। इसका संचालन और प्रबंधन पनामा कैनाल अथॉरिटी ही करती है। पनामा के पास जब से नहर का कंट्रोल आया है, तब से उसके संचालन की तारीफ होती रही। हर साल हजारों जहाज इस नहर से गुजरते हैं, जिससे पनामा की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। पनामा की सरकार को इस नहर से सालाना 1 अरब डॉलर से ज्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। पनामा शहर से सबसे ज्यादा आवाजाही अमेरिकी पोतों की होती है। पनामा कैनाल अथॉरिटी की माने तो पनामा नहर से 75% कार्गो या तो अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से आते हैं। हर साल करीब 270 अरब डॉलर का कारोबार इस रूट से होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो महज 5% कारोबार पनामा नहर मार्ग से होता है। पनामा नहर को कुशल इंजीनियरिंग का नतीजा बताया जाता है और वैश्विक व्यापार में इसे क्रांतिकारी बदलाव के रूप में भी देखा जाता है। कानूनी और राजनीतिक तौर पर अमेरिका के लिए पनामा नहर को अपने कंट्रोल में लेना आसान नहीं। साल 1977 में दोनों देशों के बीच हुई टोरी-जोस-कार्टर संधि के तहत अमेरिका ने नहर का पूरा कंट्रोल पनामा को दे दिया। अब अमेरिका को नहर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पनामा की सहमति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन भी जरूरी होगा। ट्रंप के बयान के बाद पनामा की भी प्रतिक्रिया आई। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। मुलिनो ने साफ किया कि पनामा नहर पनामा के लोगों का है और रहेगा। पनामा ने पनामा नहर पर अमेरिका को नियंत्रण देने से इनकार किया है। मुलिनो ने ट्रंप के इस दावे को भी गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन इस नहर का संचालन कर रहा है। Compatriotas, como presidente, quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Cada panameño, aquí o en cualquier lugar del mundo, lo lleva en su corazón y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Los tratados Torrijos-Carter de 1977 acordaron la disolución de la ex zona del canal, reconociendo la soberanía panameña y la entrega completa del canal a Panamá, que finalizó el 31 de diciembre de 1999 y pronto celebraremos los 25 años de esta transferencia. Desde entonces, no hubo objeciones ni reclamos. Al contrario, ha sido motivo de fuerte apoyo internacional y orgullo nacional. Se operó y amplió por decisión panameña y hoy representa un gran activo que aporta miles de millones de dólares a nuestra economía anualmente. Estos tratados
también establecieron la neutralidad permanente del canal, garantizando su funcionamiento abierto y seguro para todas las naciones, tratado que ha obtenido la adhesión de más de 40 estados. Cualquier posición contraria carece de validez o sustento ante la faz de la tierra. Nuestro canal tiene la misión de servir a la humanidad y su comercio. Ese es uno de los grandes valores que los panameños ofrecemos al mundo, dándole garantía a la comunidad internacional de no tomar parte ni ser parte activa en conflicto alguno. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ग्रीन न्यू डील को समाप्त कर देगी। ग्रीन न्यू डील में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कही गई। इसके साथ ही ट्रंप ने इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता को खत्म करने की बात की। ट्रंप ने कहा कि आप अपनी पसंद की कार खरीद सकेंगे। ट्रंप कई बार घोषित रूप से जलवायु परिवर्तन पर शक जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की भी आलोचना की। ट्रंप का मानना है कि हेल्थ सिस्टम इमरजेंसी में काम नहीं करता है, जबकि इस पर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation. 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफ। ड्रग्स कार्टेल को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। अवैध तरीके से देश में दाखिल हो रहे लोगों से अमेरिकी लोगों को बचाया जाएगा। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका बाहर होगा। संघीय सरकार में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी। सरकारी सेंसरशिप को समाप्त किया जाएगा। अमेरिका में स्वतंत्र भाषण को फिर से बहाल किया जाएगा। अमेरिका में थर्ड जेंडर अमान्य घोषित। यूएस मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा। इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता समाप्त। अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म। अमेरिका में टिकटॉक को 75 दिन की संजीवनी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो लोग हमारे उद्देश्य को रोकना चाहते हैं, उन्होंने मेरी आजादी छीनने और वास्तव में मेरी जान लेने की कोशिश की। कुछ महीने पहले पेंसिल्वेनिया के एक खूबसूरत मैदान में एक हत्यारे की गोली मेरे कान को चीरती हुई निकल गई, लेकिन मुझे तब भी एहसास था और अब और अधिक विश्वास कि मेरी जान किसी कारण से बची थी। ईश्वर ने मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए बचाया था। मैं ऐतिहासिक कार्यकारी आदेशों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसके साथ हम क्रांति की शुरुआत करेंगे। हम फिर से दुनिया की अब तक की सबसे मजबूत सेना बनाएंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।